हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जहाँ तक विषय क्षमता परीक्षा का सवाल है तो ये हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है आपको पूरी तरह से बीपीएससी के अकॉर्डिंग TRE 1 और TRE 2 के अकॉर्डिंग होने वाला है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज ये सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको BPSC TRE 01 और TRE 2 दोनों में पूछा जाने वाला ये सवाल है, जो आप लोगों के सामने MCQ, क्योंकि आपके पास और हम लोगों के पास वक्त ज़्यादा नहीं है। 1 महीना का वक्त है, जिसमें 1 महीना के समय में हमें जो है ये BPSC सक्षमता परीक्षा का जो है वो तैयारी करना है। और सक्षमता परीक्षा का जो वो क्वेश्चन है वो आपको 80 नंबर का जो सामान्य सब्जेक्ट रहने वाला है और 40 नंबर का सामान्य अध्ययन, उसी में का जो आपको क्वेश्चन है वो यहाँ हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। तो ये जो आपका है पहला सेट आप लोग 30 क्वेश्चन का, इस पर आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप पहला क्वेश्चन में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट में उत्तर भी दे सकते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है ए में है 1880, बी में 1851 और सी में 1885 और डी में 1882। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। चूँकि ये जो है सो BPSC के तर्ज पे है, तो इसमें 5वां ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको 1885, यानी कि सी नंबर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। मतलब कि विषुवतीय रेखा जो है उसका जो सघन वन है वो किसके लिए लाभदायक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है कृषि के लिए, बी में लिखा हुआ है जड़ी बूटी के लिए, सी में है खनिज पदार्थ के लिए, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपको इसमें से ABCD, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो विषुवतीय रेखा क्षेत्र का सघन है, मतलब कि वन लाभदायक है, वो आपको इमारती लकड़ी के लिए, आप लोग लिख सकते हैं और कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि इमारती लकड़ी के लिए जो है विषुवतीय रेखा। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ये ई। विषुवतीय रेखा किसके लिए ये है लाभदायक है, तो इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं। मतलब कि उत्तर अमेरिका में जो घास है जिसका नाम शीतोष्ण है, वो स्थल क्या कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रेयरी है, बी में है पंपास है और सी में है आपको डाउन्स और डी में है उपयुक्त एक से अधिक, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर है, और ई में इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको उत्तर होगा उत्तर अमेरिका का ए नंबर, प्रेयरी, उत्तर अमेरिका। मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, आप लोग कॉपी में या नहीं तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इसको, वीडियो को। तो उसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ए में है कोरबा छत्तीसगढ़, बी में है रामगुंडम तमिलनाडु, सी में है तलचर उड़ीसा और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ऑप्शन में। तो इसका आपको सही जो उत्तर होगा वो होगा कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये सी यानी कि तलचर उड़ीसा सही जोड़ा है। मतलब कि इसका सही उत्तर जो है एक से अधिक होने वाला है, क्योंकि कोरबा छत्तीसगढ़ में वो भी सही है और तलचर उड़ीसा में है वो भी सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो है आपको वो डी ऑप्शन है। मतलब कि आपको ये कोरबा भी सही है और ये सी क्या बोलते हैं इसको तलचर उड़ीसा, ये दोनों सही है और ये गलत है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, डी हो गया। इसी तरह हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में है आपको उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है उसकी दृष्टि से भारत की जो है प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो सबसे जो प्रमुख है खाद्य फसल वो है हमारा सी नंबर, यानी कि चावल। क्या है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की मतलब कि जो मुख्य फसल है वो है चावल। और इसमें जो है 2022-23 में चावल का उत्पादन
130.84 मिलियन टन से भी अधिक हुआ था। आप लोग नोट कर सकते हैं कितना, 130.84 मिलियन, 130.4 मिलियन जो है सो आपको टन अधिक हुआ था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी, चावल। क्या है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि लिखा हुआ है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है, ए शुक्र, बी में बुध है, सी में यूरेनस है, डी में शनि है, और मतलब कि ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप सबसे सटीक उत्तर होगा आपको ए नंबर, यानी कि शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र। इसके बारे में और भी आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ चमकीला से भी आए कि चमकीला ग्रह कौन है। अगर पूछे कि सबसे गर्म ग्रह है, तो सबसे गर्म ग्रह भी मतलब कि ये शुक्र ही है। तो आप यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप इसको स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। तो इस सबसे गर्म ग्रह भी आपको है वो शुक्र ही है। और उसके बाद जो है आगे आपको इसमें है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ है कि हर साल जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका हमारे पास सही उत्तर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ए में 3 जून है, बी में 5 जून है, सी में 7 जून है, डी में 8 जून है। इसका सही उत्तर होगा आपको सी नंबर, 7 जून। मतलब कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम एमसीक्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो हमें वक्त के हिसाब से चलना है, समय के हिसाब से चलना है। समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो और ये हम जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ये बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 दोनों से लिया हुआ क्वेश्चन, और उसी के पाठ्यक्रम पे आधारित ये सवाल आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है। तो ये आपको करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आपको 40 नंबर में रहने वाला है। तो ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें है आपको कि WMO की प्रथम महिला सचिव बनी है, मतलब कौन बनी है। तो प्रथम जो है उसका महिला सचिव जो बनी है, हमारे ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ए में सेलेस्ट साउली है, बी में ट्राई फ्रैंकलिन है, सी में एलिस मोडी है, डी में सोनोनिका बोनी है। तो इस तरह से हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा आपको ए नंबर, यानी कि सेलेस्ट साउली। आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि WMO की प्रथम महिला महासचिव सेलेस्ट साउली बनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें आया है हाल ही में, करंट अफेयर से भी आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हर मतलब बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में रहा है। और मैंने क्वेश्चन भी देखा है, मेरे पास क्वेश्चन भी है, तो उसका भी एक दिन मैं वीडियो पूरा बीपीएससी TRE 1 का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। आपके पास ऑप्शन है चीन, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो 2023 का जो है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप वो हमारे भारत यानी हिंदुस्तान ने इसे जीता है। जो किसको हराया है, भारत ने ओमान में पाकिस्तान को, किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया है। कितने से, तो 2-1 से, 2-1 से ये हमारा जो है भारत जीता है 2023 का मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है। मतलब कि ई शासित मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि ई सी नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस तरह से ई शासित राज्य बना है। तो आपके पास ऑप्शन है केरल, पंजाब, राजस्थान और उपयुक्त में एक से अधिक। तो आप लोग इसके बारे में जान भी सकते हैं, जानते भी होंगे कि ये इसका जो सही उत्तर होगा आपको वो होगा ए, यानी कि केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी 2023-24 भारतीय उद्योग
एक्सपेडिशन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे सामने ऑप्शन है कि लक्ष्मी मित्तल, उदयक कोटक, आर दिनेश और डी में एक से अधिक है। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 23-24 के लिए हमें जो है सी नंबर आपका सही उत्तर होने वाला है, आर दिनेश। आर दिनेश है जिनको जो है सो 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग के लिए नियुक्त किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो कौन सी कंपनी बनाई है? तो इसका सही उत्तर है आपके लिए, इसका सही उत्तर है HCP डिजाइन्स, यानी कि ऑप्शन सी, HCP डिजाइन जो है वो भारत के नए संसद भवन का डिजाइन का जो कंपनी है वो HCP डिजाइन गुजरात के बेस्ट एक आर्किटेक्चर फर्म है। गुजरात के कहाँ के हैं? तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के बेस्ट आर्किटेक्चर है फर्म है, उन्होंने ही आपको ये भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपको कि पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? इसको तो आप लोग भली भांति जानते होंगे क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने बहुत बहुत नाम कमाया है। तो इसका सही उत्तर आपके पास है बी नंबर, नीरज चोपड़ा। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हैं पुरुषों में जेवलिन रैंकिंग में। 22 मई 2023 को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी पुरुष में इन्होंने अपना ये विश्व रिकॉर्ड किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसमें भी हमारा जो है आपको मुंबई इंडियंस ही है जो आपको WPL का खिताब जीती है 2023 का। अगर इसमें WPL का अगर आए तो कौन सी महिला टीम जो है जो प्रीमियर लीग जीती है तो वो आपको मुंबई इंडियंस हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करंट के बाद यहाँ आपके सामने आ जाएगा एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, क्योंकि सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सब क्वेश्चन मिक्स करके आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हर साल या हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको अजात शत्रु का जो आपको होने वाला है तो इसमें हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र, कश्मीर, मगध या भोजपुर। तो इस तीनों में जो है उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं इसका आंसर है, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था राजगीर यानी राजगिरी में। राजगिरी में हुआ था, इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे ई उत्तर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हमारे सामने ऑप्शन रखा हुआ है जलालुद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह। तो इसका सही उत्तर है आपको खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक जो है आपको वो जलालुद्दीन खिलजी था। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, मतलब कि सिंधु घाटी की लिपि का जो वो सूचना जो है कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है? तो मूर्ति से, खिलौनों से, मोहरों से। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सिंधु घाटी की लिपि का संरचना जो मिला है वो आपको सी नंबर यानी कि मोहर से मिला है। किससे मिला है? मोहर से। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कि इसमें से गलत चुनना है आपको, इसमें से गलत चुनना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से गलत चुनना है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा कि पहला है सॉर्डन्स हत्याकांड 1928, दूसरा है जनरल डायर हत्याकांड 1932 और काकोरी कांड 1925। तो ये जो क्वेश्चन है आपको जनरल ओडायर हत्याकांड ये आपका गलत है, क्योंकि ये जो है आपको 1927 में हुआ था। 1927 में ये आपको क्वेश्चन गलत है।
और ये दोनों आपका जो ऊपर ए और बी, ए और सी वो सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ है? तो हमारा जो क्वेश्चन इसमें है, ऑप्शन है इसमें 1925, 1930, 1922। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो है आपको आरंभ यानी कि शुरू कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर आपको हो जाएगा 1930। इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए कि ये जो है कनाडा के हैमिल्टन नामक नगर में सर्वप्रथम हुआ था, यानी कि कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो हमारा इसमें सही उत्तर है आपको ये पूना समझौता महात्मा गांधी के साथ, आपके साथ जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। और ये कब हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था पूना समझौता? अगर पूछ दे कि कब हुआ था तो वो 1932 में हुआ था। और 1931 में, 1931 में क्या हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी के साथ इरविन समझौता, इरविन। तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में हुआ था और 1932 में जो है आपको ये पूना पैक्ट हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर मिलाते हैं। इसका सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर आपको है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उन्हीं के समय में भारत का सती प्रथा का अंत किया गया था। और सती प्रथा को समाप्त करने में हमारे भारत के राजा राम मोहन राय का योगदान महत्वपूर्ण है। राजा राम, ये आप लोग भी पढ़े होंगे। तो राजा राम मोहन राय जो है वो इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय भी उनका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ हमारे पास है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। मतलब गुप्त काल में जो है प्रसिद्ध जो है गणित जानने वाले वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपको इसमें है, ऑप्शन दिया कालिदास, आर्यभट्ट और वरा वराहमिहिर। इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको है कि गुप्त काल में जो है गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद आर्यभट्ट एवं वारमिरी दोनों थे। तो इसका सही उत्तर आपको बी भी है और सी भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ? सही ऑप्शन इसका हो गया डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है? तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हर साल पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, 82 डिग्री 23 मिनट। 82 डिग्री 23 मिनट ये इसका सही उत्तर है। भारत का जो है 82 डिग्री देशांतर प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है। यह उत्तर प्रदेश की नैनी से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के ये रेखा जो है वो नैनी से गुजरती है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नदी से जो क्वेश्चन इस तरह का आता ही रहता है। तो भारत में किस इसका उद्गम, मतलब कि कौन सी नदी है जिसमें इसमें भारत में उद्गम है? उद्गम भारत में है। इनमें दो तीन नदी है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो इसका सही उत्तर आपको है कि गंगा नदी का उद्गम भारत में है। किसका है? गंगा नदी का उद्गम जो है आपको भारत में है। सतलज एवं सिंधु का उद्गम भारत में नहीं होता है। सतलज का होता है आपको चीन में। सतलज किसमें होता है? चीन में। और इन दोनों का जो है यहाँ नहीं है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात के में किए जाने वाले गरबा के समान है? इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में निम्नलिखित, बिहार में कौन सा ऐसा नृत्य है जो गुजरात में जो गरबा की तरह एकदम गरबा की तरह लगता है? तो आप उसको क्वेश्चन ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा कि ये इसका ऑप्शन जो है वो
झुमरी होने वाला है, क्योंकि झुमरी का ये एक बिहार में एक नृत्य है जो गुजरात के गरबा की तरह, इसमें ये महिलाएं सब भाग लेती हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसमें सबसे ए में है हिमालय, काराकोरम, 2 में है आल्प्स और 3 में है एंडीज। तो एंडीज जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज जो है वो आपको विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण तक ये जो है सो 7,000 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक ये कितना 7,000 किलोमीटर लंबी फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपको वो है एकांग कांगुआ। कांगुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा है कि सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है, यानी कि इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में एक गलत को खोजना है। तो सबसे पहले लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं है, पालघाट केरल में है या नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है आपको है वो है आपको बी, यानी कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये है नाथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम में है। कहाँ है? यहाँ पे हम लिख देते हैं सिक्किम, समझे। यहाँ ये नाथुला जो है वो गलत है, बाकी ये सब आपका सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद, आप यहाँ क्वेश्चन गौर से पढ़िए, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर आपको है ए, 30 वर्ष। आपको और बता देते हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25। ये आपको लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए आपको, लोकसभा और विधानसभा के लिए। और राष्ट्रपति के लिए आपको 35, राज्यपाल के लिए न्यूनतम, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए आपको 35 वर्ष होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किसमें है? यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट कौन सा राज्य सब दिया है? तो इसका जो है इसमें से बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से कौन है? तो इसमें से कोई भी इसमें नहीं आता है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में जो सीट देने वाला जो पहला जो प्रदेश है वो आपको मध्य प्रदेश है। यहाँ पे उसका उत्तर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग इसको समझ जाइए कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न, मतलब सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से सबसे ज़्यादा जो है वो एमपी में है। सर्वाधिक सीट की संख्या कितनी है? तो आपको यहाँ लिख देंगे 6 है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन है कि इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, यहाँ नहीं पूछना, यानी कि 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन गलत है, सही है, 1 ऑप्शन गलत है, तो गलत को हमें खोजना है। तो हमारा उत्तर यहाँ है, इसमें दिया सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना, ये तो होगा ही, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये भी है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए नंबर जो है वो गलत है। तो इस तरह से इसका जो है सही उत्तर हो गया आपको ए नंबर, सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो भी सक्षमता परीक्षा अभी देने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी तैयारी हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर करें किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, उस तरह का वीडियो हम आपके लिए हम नेक्स्ट बहुत जल्द तैयार करेंगे। समान अध्ययन का ये पहला सेट है। इस तरह से समान अध्ययन का कम से कम हम 10 सेट तैयार करने वाले हैं, क्योंकि समान अध्ययन का क्वेश्चन आपको 40 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा फिर हम लोग 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक ज़रूर कीजिएगा।